नंबर 20 तो कर लोगे ना? सारे सवाल तो मैं नहीं करा पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 तो कर लोगे ना? बोलो। जी सर। सही है। चलो अब 21 डिस्कस कर रहा हूं, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ चले गए, पीछे हम वापस। अब ये इसके पीछे के सवालों में जो जो टिक किए हुए वो कर लेना। चलो अब जरा 21, ये ट्रेपेजियम के एरिया वगैरह का फॉर्मूला याद है? फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो, याद है? थोड़ा बहुत। चलो वो भी लिख देते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 multiplied by height of the trapezium multiplied by sum of parallel sides। ठीक, जिसे आपने आमतौर पे पढ़ा होता है a इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। इस तरह की शक्ल में पढ़ते हैं आप। ये जो टॉपिक है ना, एरिया एंड सरफेस, अपना एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब कुछ हम लोग तुमको पढ़ाएंगे ग्रेड 10th में इंशाल्लाह। ठीक है भाई? तो अभी तो खैर बहुत तफसील में मैं इसके नहीं जा रहा हूँ, जैसे फॉर्मूले शॉर्मूले बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ग्रेड 10th में जब पढ़ाऊंगा तो टॉपिक भी तफसील से पढ़ा। ठीक है, अभी उसमें टाइम है। खैर अभी हमें इसका बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, थोड़ा बहुत है वो मैं बताता जा रहा हूँ। अब जरा सवाल पढ़ो। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जितने भी सवालों में पैरेलल साइड्स होती है ना, उन पे ये एरोज होते हैं। नजर आ रहे हैं? 2 एरोज मैंने हाईलाइट किए। ठीक है, नजर आए? क्या बात है, कोई तो कुछ बोलो। जी सर। हम्म। तो पैरेलल साइड्स में आपके पास 2 एरोज होते हैं। अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो उन पे एरोज होंगे। अगर कभी कोई साइड्स ऐसी हो जो तुम्हें पैरेलल नहीं हो बट उन पे एरोज ना हो, तो वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज पैरेलल होगी तो सवाल किसी ना किसी तरह तो बताएगा तुम्हें, या तो एरो बना देगा या कुछ और रीजंस देगा। अपने पास से नहीं मान लोगे कि पैरेलल है। ठीक है, खैर। तो डी सी की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है x सेंटीमीटर। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ये जो 2 लाइंस आपको दिख रही हैं पैरेलल, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आता है? जी सर। क्या होता है? हाइट सर, हाइट। चलो हाइट मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। अभी तो इतना ही समझ लो, अभी पढ़ाएंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ ए बी। यानी ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है, इसके बारे में क्या कहा सवाल ने कि ये कितनी है? 3 माइनस एक्स। 3 सेंटीमीटर लेस, तो 3 माइनस एक्स के एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3। ठीक है ना, एक्स माइनस 3। तो ये वाली लेंथ हो गई एक्स माइनस 3, और इसे हम ट्रिपेजियम का क्या कहते हैं बेटा? इसे हम ट्रिपेजियम का क्या मानते हैं? ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, जो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे ट्रेपेजियम का क्या कहा जाता है? हाइट। ये ट्रेपेजियम का, यानी इन्फॉर्मेशन। और सवाल ने आपको ट्रेपेजियम की हाइट भी बता दी। ठीक है, आगे कह रहा है द एरिया ऑफ ABCD इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एबीसीडी क्या चीज है बोलो, एबीसीडी क्या चीज है बोलो। अरे कोई तो बोलो, एबीसीडी क्या चीज है? एरिया ट्रायंगल है? एरिया एबीसीडी शेप क्या है? ये एबीसीडी क्या शेप है ये पूछ रहा हूँ। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। आपको इस एबीसीडी यानी आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया बता दिया है, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा सवाल है, इक्वेशन बनानी है, कोई तो रिलेशन सवाल ने दिया होगा चीजों के बीच में। बताओ, कोई रिलेशन है चीजों के बीच में जो सवाल ने दिया हुआ है तुम्हें? मैंने तुम्हें हाइट दे दी, मैंने तुम्हें पैरेलल साइड्स बता दी, मैंने तुम्हें एरिया भी बता दिया। अब तुम्हें इन तीन चार चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो इनको किन चीजों के थ्रू कनेक्ट करोगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया, आपने उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करनी है। एरिया की जगह आप क्या लिख देंगे बताइए? 75 इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम कितनी है? x minus 3 एक्स माइनस x minus x माइनस 3। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स क्या है? x और 15 x और 15। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब x प्लस 15। ये बात सही हो गई? अब ये इक्वेशन क्या कहलाती है? फिलहाल जो इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इस इक्वेशन का नाम बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। रिड्यूसिबल इक्वेशन। तो रिड्यूस करेंगे तो आपकी सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, और वो होनी चाहिए ये। नजर आ रहा है ना? स्क्रीन जरा, नेट जरा है आज कुछ बारिश की वजह से, तो खैर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा। पहले तो क्या करूं, सबसे पहले तो ये वाला जो यहाँ पड़ा हुआ है ना डिवाइड में, इसको तो यहाँ के 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब इस 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया? 150। और अब x माइनस 3 को x प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। यहाँ तक बात सही है? अब इसको अरेंज कराओ जरा। तो किस चीज को मूव करूं? 150 को उस तरफ ले जाऊं या बाकी सब चीजों को 150 की तरफ ले आऊं? 150 को उधर ले 150 जाए। को दूसरी साइड पर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15 और माइनस का 3x, तो ये सर प्लस का। आपने वो बताओ बताओ। बनाया कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या जो आपने चीज? किया वो बनाया कैसे था? लाइक वो 75 इक्वल्स टू ये आपने क्या कैसे से वो मैं थी नहीं 2-3 मिनट के लिए। पहले तो ये सुनो ना कि उसने तुम्हें चीजें दी हुई क्या क्या है। उसने तुम्हें एरिया दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, हाइट भी दे दी है। तो अब इन चीजों को कनेक्ट करोगी, तो कनेक्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए, या तो सवाल कोई रिलेशन बताए। सवाल ने कोई रिलेशन नहीं बताई, सवाल ने सिर्फ चीजें बताई, ठीक है। तो वो चीजें क्या क्या है? एरिया है उसमें, पैरेलल साइड्स हैं उसमें, और हाइट है। तो जब एरिया दिया है तो एरिया के फॉर्मूले के थ्रू कनेक्ट करूंगा, और ट्रेपेजियम का एरिया सवाल नहीं बताएगा, हमें खुद से पता होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सही है? सर ये एक्स माइनस 3 कौन सा है? हाइट क्या दी हुई है मुझे ट्रेपेजियम की? तो
the perpendicular distance between AB and DC is मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ AB। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही असल में ट्रेपेजियम की हाइट कहलाती है ना। ये वाला जो हिस्सा देखो, ये वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC is 3 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ AB। तो ये बेसिकली हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम होती है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक हुआ? अरे कहाँ गई लड़की? हाँ सर सही है। ठीक है, अच्छा अब ये 150 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो गया, तो माइनस का 45 और माइनस का 150, तो ये हो जाएगा माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही इक्वेशन बन गई जो सवाल ने हमसे कही थी बनाने के लिए। जी। तो जब उसके बाद का जो हिस्सा है उसमें सवाल आपसे मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, फाइंड ए बी गिविंग आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इस बात का मतलब समझाओ। अब ये ए बी निकालना है, तो ये ए बी निकाला कैसे जाएगा? सर इक्वेशन जो पहले पार्ट में दी हुई है। हम्म, ठीक है, इसको क्या ताल्लुक है? शाबाश। ये जो ए बी है, ए बी को हमने क्या कहा हुआ है? ए बी को उसने एक्स बोला हुआ है ना। जी। अब अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है तुमको। ठीक है, जी।
हाँ देखो मेरी आवाज है वापस। जी सर। अच्छा स्क्रीन चली गई हो, क्या हो रहा है आज। चलो स्क्रीन आई वापस। जी सर। हाँ तो हम पार्ट 2 समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो ए बी मालूम करने के लिए कह रहे हैं। अब जरा देखो ए बी को उसने क्या कहा हुआ है, डायग्राम में देखो ए बी क्या है, या सवाल में भी देखो तो ए बी क्या बताया हुआ है, ए बी क्या है, एक्स। एक्स है। तो आपने अगर ए बी मालूम करना है तो इसका मतलब है आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, सही है। अगर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहां से आएगी एक्स की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कहां से आती है बताओ। किसी वेरिएबल की इक्वेशन से। वैल्यू इक्वेशन से, इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। आपके पास पहले पार्ट में आपने इक्वेशन बनाई है ना, आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेंगी बताइए। दो वैल्यूज। दो वैल्यूज मिलेंगी। एक। और अब उसमें से वो जो दो वैल्यूज होंगी ना, उसमें से एक वैल्यू मेरे ख्याल में पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ वैल्यूज आपको। एक्स की एक वैल्यू आ रही है मेरे पास 9.2 और एक वैल्यू आ रही है माइनस का 21.2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, वो वैल्यूज मैंने आपको क्या बोला, एक एक्स आया है, मेरे भाई लिख दो, एक एक्स आया है 9.2 सेंटीमीटर और एक एक्स मेरे पास माइनस का 21.2 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें से कौन से वाली वैल्यू सही हो सकती है और कौन से वैल्यू सही नहीं हो सकती। सर पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली सही होगी तो आप कह देंगे भाई ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है 9.2 सेंटीमीटर के। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। फिर पार्ट 3, पार्ट 3 में बताओ क्या बात हो रही है। पार्ट 3 पढ़ो, पार्ट 3 पढ़ो। AD is 0.8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन BC। अच्छा भाई, अब AD कौन सा वाला है, AD ये वाली साइड। ठीक है, इसके बारे में क्या बता दिया, ये कितना लंबा है BC के मुकाबले में, 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर BC पता चल जाए ना तो AD भी पता लग जाएगा। ये बात सही है। जी सर। क्या तुमको BC पता है, डायग्राम में देखो, क्या तुमको BC पता है, नहीं सर। नहीं BC सर। नहीं पता। अब अगर कोई चीज नहीं पता मेरे भाई तो उसको क्या एज्यूम करते हैं हम, एक्स। हमेशा एक्स। एक्स, हमेशा हर चीज को एक्स। अब सवाल एक्स का वेरिएबल वाई। यूज कर चुका है ना, तो अब तुम्हें कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। यानी BC को अब तुम क्या एज्यूम कर लोगे, वाई एज्यूम कर लो। सही है, BC वाई है। अच्छा AD के बारे में क्या बताया, AD वो BC से कितना बड़ा है, वाई प्लस 0.8 होगा एडी का। BC जो है वो, सॉरी AD जो है वो BC से 0.8 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो इसका मतलब हो गया AD जो हो गया वो हो गया y
प्लस 0.8 सेंटीमीटर। अच्छा जरा इस डायग्राम पे देखिएगा, आपको अभी क्या क्या पता चल चुका। आपको ये तो पता है डीसी की लेंथ तो आपको पता चल चुकी ना, डीसी तो सवाल ने दी हुई थी। और क्या पता चल चुका आपको? ए बी ए बी कितना हो गया? एक्स अरे कैसे? 9.2 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू तो निकाल ली ना तुमने, एक्स की वैल्यू तो निकाल ली ना लड़की, 9.2 सेंटीमीटर हो गया ना ये तो अब। हम्म, सही है। यानी अब इस ट्रेपेजियम में तुम्हें चार में से दो साइड्स तो पक्की पक्की पता है। सही है। जी सर। अच्छा उसके बाद सी जो है वो y है और AD जो है वो y प्लस 0.8 है। कुल मिलाकर वेरिएबल कितने रह गए तुम्हारे पास अभी? कुल मिलाकर अननोन कितनी चीजें रही तुम्हारे पास? 2 दो कैसे, कौन कौन से दो? एक एक रहा ना, सिर्फ y रहा। y तो एक वेरिएबल है ना y, दो दफा लिखा हुआ है तो तो दो फिर वेरिएबल y थोड़ी होगा। प्लस 0.8। वेरिएबल तो एक ही हुआ ना, y ही हुआ ना, दो तो नहीं हो गए ना। y दो दफा क्या 10 दफा भी लिखा हो तो है तो y वो। सही है। अच्छा अब अगली लाइन में कह रहे हैं गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज 38 सेंटीमीटर, कैलकुलेट एडी। अब सबसे पहले एडी कैलकुलेट करना है, तो एडी तो तभी पता चलेगा जब वाई पता लग जाए, या उसके बगैर पता चल जाएगा। एडी अगर पता करना है तो वाई पता लगेगा तो एडी पता लगेगा, अदरवाइज एडी नहीं पता लगेगा। इज दैट राइट? जी जी सर। सर। अब उसके लिए दोबारा क्या चाहिए होगा? एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए दोबारा से क्या चाहिए होता है? रिलेशन। इक्वेशन चाहिए नहीं, होती है, इक्वेशन इक्वेशन के इक्वेशन। लिए रिलेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए रिलेशन या तो सवाल बताएगा या आपको पता। सवाल में क्या बताया तुम्हें? गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज 38। तो ये पेरीमीटर क्या चीज होती है? द आउटसाइड ऑफ द ट्रेपेजियम, तो फिर हम ऑल किसी साइड्स को भी शेप प्लस करें। की सारी साइड्स का सम। अब इसमें कितने से चार, आप चारों को ऐड कर दीजिए। चलिए ए बी से शुरू करते हैं। ए है 9.2, ए बी हो गया 9.2, फिर बी सी है वाई, तो दूसरी साइड हो गई वाई, फिर बी सी के बाद सी डी, सी डी कितना है 15, और सबसे आखिर में मेरे पास है ए डी, वो है वाई प्लस 0.8। तो ये चारों साइड्स को ऐड कर दूं अगर, तो इन सबका सम किसके बराबर बनना चाहिए? 38.0 के बराबर। समझ गए? ये बात सही है, समझ गए? अच्छा चलो, मैं अभी अभी हम सीधा सीधा वाई पता कर रहे हैं, पहले वाई पता करेंगे फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, ज्यादा झंझट पे नहीं डालना आपको। वाई और वाई कितने वाई हो गए? ये 2 वाई हो गए। फिर 9.2 प्लस 15 प्लस 0.8, तो ये बन जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 38। सही है। अब y की वैल्यू निकालनी है ना, 25 वहां जाकर माइनस, 38 माइनस 25 हुआ 13, और y की वैल्यू निकाल लोगे अगर तो 13 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या ये वो चीज आ गई जो मैंने तुमसे मांगी थी? क्या एडी की वैल्यू आ गई? नहीं, y की वैल्यू है ये भी। ये y की आई है। एडी तुमने किसके बराबर लिखा हुआ है? तुमने लिखा है एडी बराबर है y प्लस 0.8, तो y क्या है 6.5, इसमें क्या ऐड कर दोगे 0.8, तो जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। सही हो गया? जी सर। चलो अब जरा आते हैं आगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि आपको एरिया एंड पेरीमीटर
ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए या ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब अब अगर ये सब चीजें नहीं याद तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। फिर इसके बाद जो पार्ट भी आ रहा है वो एक और अलग तरह की मुसीबत है। जरा पढ़ देना पार्ट भी। शाबाश, पार्ट भी पढ़ दो। ऐसा क्या मुश्किल है पार्ट भी पढ़ने में? सिर्फ पढ़ने को तो कह रहा हूँ। पढ़ लिया? जी सर। अब इसमें क्या बात हो रही है, एक ट्रेपेजियम और है जिसका नाम है LMNO, डायग्राम में नजर आ रहा है। फिर उसने ये भी बता दिया कि कौन सी दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं। कौन कौन सी है? LM पैरेलल टू ON। LM और ON पैरेलल है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा वाला होता है? कितने लोगों को पता है? which is above 180. विच इज अबव 180। 180. 180 से ज्यादा और 360 से कम, है ना? तो वो रिफ्लेक्स एंगल है कहाँ? अब ये तो हमने पूछा है तुमसे, तुम हमसे कैसे पूछ सकती हो वापस? ये तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। हमें आता हो तो हम तुमसे क्यों पूछते? रिफ्लेक्स एंगल LMN। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं चार ऑप्शंस देता हूँ। एक ऑप्शन मैंने दिया 1, एक ऑप्शन मैंने दिया 2, एक ऑप्शन मैंने दिया तुमको 3 और एक ऑप्शन मैंने दिया तुमको 4। बताओ इनमें से रिफ्लेक्स एंगल LMN कौन सा है? 3। वो रिफ्लेक्स है? लेकिन ऑब्ट्यूज नहीं है ये। मुझे फिर वही बात, तो रिफ्लेक्स कहाँ पर है? यानी ये जो बाहर होगा एलिमेंट के। बाहर होगा, यानी ये जो 3 पे एंगल है ना, ये LMN तो है बट ये रिफ्लेक्स नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। सही है। रिफ्लेक्स कहां पर होगा? बाहर की तरफ, जो 360 से कम हो और 180 से ज्यादा हो। तो ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल LMN। ये बात समझ गए? जी सर। ये कितना है बोलो? 252 डिग्री। ये 252 डिग्री है। तो वो जो ऑब्ट्यूज एंगल है LMN वो कितना है? 360 माइनस 254। 252। सही है। हम्म। तो यानी कि वो पता कर सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो वो पता कर लेंगे। सवाल ने क्या चीज पूछी भी है? सवाल में कौन सा वाला कैलकुलेटिंग एंगल पूछा? MN। MNO। मैं वापस नंबरिंग कर देता हूँ, 1 3 4। MNO कौन सा वाला एंगल है? 4। एंगल नंबर 4। यानी कि आपको वो वाला एंगल पता करना है जिसको मैंने एंगल 4 कहा हुआ है। तो बाकी चीजें हटा रहा हूँ। अब ये बता दो कैसे पता चलेगा। ये वाली प्रॉपर्टी किसको याद है? शाबाश, इतने ज़हीन ज़हीन लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, कोई तो बताओ। हम वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं ना इसमें ऐसे। बना तो सकते हैं लेकिन 2 नंबर का सवाल है, उसमें इतना काम बढ़ाओगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना भी लोगी तो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल मालूम करना तो नहीं सिखाया ना हमने अभी तक। सर हाँ वहां से। LMN प्लस MNO इज इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टी का नाम बोलो। शाबाश। सर एक चीज पूछनी है। हाँ नया पूछो। सर ये रिफ्लेक्स एंगल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहले तो नाम पढ़ोगी ना, जो एंगल उसने दिया हुआ है उसका नाम क्या है? सिर्फ एंगल का LMN। नाम LMN।
अब LMN का मतलब क्या है, पहले तो LMN आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। LMN का मतलब है आप पहले L से M आई और M से चली गई N, मतलब एंगल तो यहाँ पर है M पर। इतनी बात समझ में आती है? जी जी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर कितने एंगल हैं? दो एंगल हैं। एक है ट्रेपेजियम के अंदर, वो किस तरह का एंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है या रिफ्लेक्स है? ऑब्ट्यूस है। वो ऑब्ट्यूस है। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पर एक एंगल और भी है जो बाहर की तरफ है, यानी एम पर दो एंगल है ना, एक राइट एंगल, एक आपके ट्रेपेजियम के अंदर है, एक आपके ट्रेपेजियम के बाहर है। जी तो वो जो बाहर वाला है दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल ना। ठीक है सर, थैंक यू। सही है। अच्छा भाई, हाँ महात, तुमने प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताया, तुमने रीजन तो बता दिया, स्टेप तो बता दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नाम नहीं है उसका, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी वाला जो बनता था ना। नाम बताना है। सी तो बनता था। अब ये तुम उस, अब तुम आ जाओ बेटा 6 to 8 से बाहर आ जाओ। इक्वलेटरल, इक्वलेटरल। वो तो राइट एंगल ट्रायंगल अपना, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ऑल्टरनेटिव। सर प्रॉपर्टी का करीब नाम याद करीब नहीं आ रहा। रीजन लिखनी होती है ना, यही तो मसला है, प्रॉपर्टी को नाम लिखने होते हैं। ये सी लिखने से काम नहीं चलेगा, वो सी सही कह रही है मगर उसका नाम चाहिए हमें। किसी को भी नहीं याद, कोई तो बोलो यार, किसी को तो याद इंटीरियर, होना इंटीरियर, चाहिए। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का पेयर, इंटीरियर एंगल एड अप टू 180। जरा एक चीज नोट कर लो, सब लोग एक चीज नोट कर लो अपने पास, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। वैसे खैर नहीं भी नोट करोगे तो पढ़ाऊंगा तो ये लाजमी में, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में पढ़ते हैं आप ये सब चीजें, और आप यही सब चीजें करके पढ़ते हैं ना, उसको जेड करके पढ़ते हैं, सी करके पढ़ते हैं, इन सब चीजों से काम चलता नहीं है। खैर, तो मुझे जो एंगल मालूम करना है वो ये वाला मालूम करना है, MNO। देखो मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर आया? सही। अब ये MNO पता चलेगा आपको ऑब्ट्यूस LMN की मदद से। सही है। आपने किस चीज को राइट में हाईलाइट किया है? ये जो रेड कलर से दो एंगल हाईलाइट किया ना, एक मैंने MNO को रेड किया है और एक मैंने LMN को हाईलाइट किया। देखो स्क्रीन आया नजर? हाँ, अब नजर आया। हाँ। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम MNO, एंगल MNO प्लस एंगल LMN, कौन सा वाला? ऑब्ट्यूस, इन दोनों को ऐड करें तो ये सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज लिखने की आदत डाल लो, खास तौर पे ये आपका ये वाली सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको ये लिखने को आती है कभी कभी। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे MNO तो पता करना है। किसी को अंदाजा है LMN ऑब्ट्यूस कितना आया? ऑब्ट्यूस LMN कितना आया? 108। 108। कैसे मालूम किया? वो तो दिखाया नहीं हमने। 360 माइनस 252। ऑब्ट्यूस LMN की कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी, 2 नंबर सवाल है ना। 360 माइनस 252, तो वो आ गया 108। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 108 रखा इक्वल्स टू 180, और फिर MNO के लिए 180 में से 108 माइनस कर दिया, तो एंगल MNO आ गया। अब यही तो प्रॉब्लम है, हम तुम्हें टॉपिक पढ़ा क्या रहे हैं? हम तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कुछ आ रहा है, सारा बचपन पलट पलट के आ जाता है वापस। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया, एंगल प्रॉपर्टीज भी आ गई, स्पीड डिस्टेंस टाइम भी आ गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। अब जिसके सब चीजें अच्छी हैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए कोई मसला नहीं होता, और जिन लोगों को ये सब चीजें नहीं आती वो पढ़ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे होते हैं मगर ये सारी की सारी चीजें इसमें पलट कर आती हैं। अब ये सब कुछ हमें याद ही नहीं होता, ये तो याद होता है पढ़ा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं याद होता कि हम सवाल कर पाए, तो फिर हम स्ट्रगल करते हैं। और हमें क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुरी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुरी नहीं है, वो जो आपके ये टॉपिक्स हैं जिसको आप भूल गए पढ़ के, असल मसला इनका है। इसलिए इनको बार बार पढ़ाया जाएगा कि जरा आने वाले 1-1.5 साल में ये इतनी बार रिपीट हो जाए कि तुम्हें 11th के टाइम पे जाकर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। खैर, एक और मुसीबत आ गई,
रेशो, द रेशो ऑफ द एंगल इनसाइड द ट्रेपेजियम आर LON:LMN। अब ये कौन कौन से, मैं एक दफा नंबर करके छोड़ ही देता हूँ जरा। इसको मैंने 1, इसको मैंने 2, ये 3 और ये 4। बताओ भाई ये कौन से दो एंगल्स का रेशो बता रहा है तुम्हें? LON and LMN। LON और LMN। अब इसने तुम्हें वन LON और LMN का रेशो बता दिया, वो कितना है 1:2। सही। सही। और दूसरा रेशो उसने कौन कौन से दो एंगल का बताया? OLM and MNO। वो रेशो कितना बता दिया उसने? 1:2 अब क्या सवाल कह रहा है आपसे? नहीं, अब सवाल आपसे कह क्या रहा है? नहीं, कौन समझा सकता है मुझे ये सवाल? सर मेरी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? देखो सबकी चली गई, सिर्फ मार्क की गई है। जी सर मेरी भी गई है। रुको दोबारा शेयर करते हैं। सर मेरी आ रही है। आ गई सर, आ गई। सर मेरी भी आ अगर रही है। ये मैंने तुम लोगों को एक दफा पहले भी कहा था कि तुम लोग ना अपने पास भी ये PDF खोल लिया करो, ताकि अगर कभी जाए तो कम से कम सवाल सामने रहे। अच्छा, अब ये करवाएगा कौन मुझे सवाल? ये तो मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी नहीं, ये तो बचपन का सवाल है तुम्हारे। इसमें रेशो है और एंगल है, यानी ये तो वो चीज है जो पढ़ के आए हुए हैं आप, और 3 नंबर का सवाल है। चलो ये मैं बता देता हूँ, तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं ये सवाल, थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, एक आध किसी को तो याद आएगा। जो हमें रिप्लेस करने के लाइक सब्स्टिट्यूट मतलब मैं वैल्यू। आपको आपको के की वैल्यू बतानी है। के की वैल्यू मतलब MNO की वैल्यू आ जाएगी ना, तो के की वैल्यू बता पाओगी। और उसके लिए OLM भी चाहिए होगा। ये जितने भी एंगल्स लिखे हैं ना, ये एंगल्स पता होंगे तो रेशो समझ में आ जाएंगे। के LM MN हो है ना, तो N की जो एंगल है वो के होगा। हाँ, मगर रेशो में बताना ना वो कितने रेशो में है OLM के साथ। रेशो का मतलब वैल्यू तो नहीं होता ना। हमें LMN का दिया हुआ है, फिर वो 2 की जगह हम 252 लिख सकते हैं, और फिर जो LON का होगा वो उसका वो वैल्यू, और फिर सिंप्लीफाई हो रहा है। अच्छा, पहली चीज तो ये LMN जो दिया हुआ है वो ऑब्ट्यूज दिया हुआ है कि रिफ्लेक्स दिया हुआ है तुम्हें? वो जो LMN दिया हुआ है सवाल में, वो ऑब्ट्यूज वाला है कि रिफ्लेक्स वाला है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। अगर रिफ्लेक्स होगा ना तो रिफ्लेक्स वो बताता है कि भाई रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है। अगर वैसे ही उसने बात की है तो फिर वो रिफ्लेक्स नहीं है, फिर वो ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, जो भी है साथ में दिया हुआ वो वाला एंगल है। चलो ये मैं समझा देता हूँ, मुश्किल सवाल है, भूल गए होगे। अब ये जो पहला रिलेशन दिया हुआ ना तुम्हें पहले, LON:LMN इज इक्वल टू 1:2। सही है। अब इसको मैं पहले क्या करूंगा, LON:LMN का मतलब है LON अपॉन LMN। ये बात सही है। 1:2 का मतलब है 1/2। ठीक है। अब बताओ LON और LMN में से किसकी वैल्यू पता है तुम्हें? LMN का वैल्यू पता LMN है। की वैल्यू पता है, तो LMN की जगह तुमने क्या रख दिया? 108। अब ये 108 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 108। तो ये एंगल LON तुम्हारे पास आ गया 54 डिग्री। ये बात सही हो गई? ये बात सही हो गई? जी सर। ये तो पहला हिस्सा हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद उसने तुम्हें क्या कहा है, उसके बाद सवाल ने कहा है OLM अपॉन MNO बराबर है 1/K। ये बात सही बोली मैंने? ये बात सही बोली ठीक है मैंने? जरा सोच के बताओ, क्या OLM पता है? क्या OLM पता चल जाएगा? सर MNO। हाँ, MNO तो पता कर चुके हो ना? सर इंटीरियर मतलब एंगल है तो M है वो M नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ जो जो हमें पता चल चुका है। हमें MNO पता चल चुका है, MNO 72 आया था। सही है, सही तो है। हम उसको वापस अपॉन कर लेंगे ना। पहले तो मैं लिख रहा हूँ जो जो मुझे पता है। ठीक है, मुझे और कौन सा एंगल पता लग गया? LON पता लग गया। LON कितना आ गया? 54। बताओ, इतनी सब चीजों के बाद क्या तुम्हें OLN पता लग जाएगा? OLM, सॉरी, OLM। जी सर। OLM ठीक कैसे है निकालोगे? वो अपॉन आ करेंगे हम के की वैल्यू को, अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करे तो मिल जाएगा। K की वैल्यू आई कब तुम्हारे पास जो तुमने सब्स्टिट्यूट कर लिया? वो जो 108 है। K की वैल्यू 108 है। सॉरी 72। तो वो K की वैल्यू नहीं एन ना। की अभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ OLM की वैल्यू क्या है? OLM की वैल्यू कैसे लाओगी वो बताओ। सर वो हाँ, OLM इंटीरियर को एंगल्स X का। बना लेंगे और फिर X प्लस जब बाकी जितने भी एंगल हैं उनको सबको आपस में प्लस करके इक्वल्स टू 360 कर देंगे। यानी ये भी कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दूं वापस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एंगल LON प्लस एंगल OLM बराबर 180, तो एंगल OLM पता लग जाएगा। 180 माइनस 54, ये आ जाएगा 126 डिग्री। यानी ये वाला एंगल भी आ गया। ये बात सही है? जी सर। अब तुम ये लेकर आपने जाओ। हाँ, इंटीरियर एंगल से किया है। इंटीरियर एंगल से किया है। अब इन सबको लेके जाओ और इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करो। OLM की जगह क्या लिख दोगे? OLM की जगह OLM की वैल्यू 126 अपॉन MNO की जगह MNO की वैल्यू 72 इक्वल्स टू 1/। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जी बात समझ सर। में आ गई? अब इसको सॉल्व करके सिर्फ K निकालना है। अब K निकालने का मतलब है इन लोगों को मैं कैंसिल आउट कर दूं, तो इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 18 से चले जाएंगे ये लोग, 18 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके कैंसिल करेंगे, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ। 18 इंटू 7 और 18 इंटू 4। ठीक है, 7/4 किसकी वैल्यू आई है बोलो? K की कि 1/K की? 1/K की फिर ऐसे K। ब्रोकन ले लेंगे। तो अब K करना है तो रेसिप्रोकेट कर दोगे तो K की वैल्यू 4/7। सही है। अब इस सवाल में बताओ, इस सवाल में क्वाड्रेटिक का काम कहाँ था? क्वाड्रेटिक का काम तो यहाँ खत्म हो गया। ये जो अब हिस्सा दिख रहे हो ना स्क्रीन पे, क्वाड्रेटिक तो यहीं तक था। उसके बाद जितना भी हिस्सा था वो क्वाड्रेटिक नहीं था। वो सारे का सारा वो था जो तुम पीछे पढ़ के भूल के आ गए हो। ग्रेड 7 तो ग्रेड 8 तो ग्रेड 6 में, कुछ हिस्सा ग्रेड 6 में पढ़ा है, कुछ 7 में पढ़ा है, कुछ 8 में पढ़ा है। ठीक है, अब ये सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता रिकॉल करना है तुमको। ठीक है, अब थोड़ा सा 9th में करेंगे, थोड़ा सा 10th में करेंगे, ताकि 11th में जब आप पहुंचे ना तो फिर इसको सब कुछ रिकॉल नहीं करना पड़े, सब कुछ हुआ वो आप ये सब भूल के बैठे हुए होते हैं। तो अभी जितना हिस्सा आपके लिए रेलिवेंट है ना इस सवाल का, वो जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इतना हिस्सा आपके लिए रेलिवेंट है। उसके बाद वाला जो
कराया ना वो रेलिवेंट नहीं है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंगल प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसके सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अभी करा दिया है मैंने सवाल, ताकि सिर्फ याद आ जाए चीजें कि भाई ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, अब हम भूल के आए हुए हैं और ये सब चीजें वापस रिवाइज करनी, कुछ चीजें नए तो तरीके से सीखनी भी है। तो ये क्वेश्चन हम्म। पेपर में नहीं आएगा ना? ये क्वेश्चन का इतना हिस्सा जो देख रही हो ना स्क्रीन पे, हाँ। ये रेलिवेंट है, ये क्वाड्रेटिक है, ये आ सकता है। इसके बाद जहां पर मैंने एंगल प्रॉपर्टीज लगाई वो सब नहीं पूछा जाएगा। जी सर। सही है, करा इसलिए दिया है कि जरा पता रहे कि हाँ भाई ये सब चीजें भी। अब इसको मैं इन सब चीजों को तो छोड़ नहीं सकता ना, वो बहुत मुश्किल पार्ट है। इस बहुत सारे लोगों को तो लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो करा इसलिए दिया है कि जरा याद आ जाए और ये भी एहसास हो जाए कि ये सब चीजें आपको वापस खुद से पढ़नी पड़ेंगी। अब चलो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। 11वीं में जाके लोग पास पेपर्स करते हैं, ये सब चीजें खोलते हैं, फिर उनको नजर आता है ये सब चीजें, फिर सिवाय रोने के और कुछ नहीं आता, फिर सवाल नहीं आता, सिर्फ रोना आता है उस टाइम पर। तो इसलिए अभी से कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें, कि जरा एहसास हो जाए कि भाई अब ये सब चीजें दोबारा सीखनी है, रिवाइज करनी है और सीखना भी ढंग से अब इनको वापस। चलो एक सवाल और करेंगे अभी। सर हाँ एक बेटा। सवाल है। हाँ सर पेपर के लिए जैसे अभी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज हुआ, तो इस हाँ, तरह के और स्केल शेप्स के फॉर्मूला हमको याद करने पड़ेंगे, जैसे कुछ जैसे मैं भी भूल गया हूँ। देखो मेरे हिसाब से जो सबसे मुश्किल फॉर्मूला तुमने एरिया एंड पेरीमीटर में पढ़ा है ना, वो ट्रेपेजियम का ही पढ़ा है जो भूल गए हो तुम। तुमने कौन कौन सी शेप्स पढ़ी हैं मैं लिख देता हूँ, तो मुझे खुद बताते रहना फॉर्मूले। सबसे पहली शेप रेक्टेंगल। अब बताओ कोई है ऐसा जिसको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला भूल गया हो? नहीं सर। ठीक है, देन मिल गया उस, है। उसके बाद आपने पढ़ा है स्क्वायर। सही है, बोलो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला। स्क्वायर। एल इंटू एल। फिर उसके बाद आपने एक शेप पढ़ी है पैरेललोग्राम, हो सकता है अब ये भूल गए हो। एल इंटू एच। ठीक है, बेस इंटू हाइट। वाला। ठीक है, ये था बेस इंटू हाइट, लिखते जाओ। ठीक है, हाँ उसके लिखना, साइड पे बाद लिखना है। अपने पास लिख लो ना, अगर फॉर्मूले भूल गए हो तो अब कहीं भी लिख लो। उसके बाद ट्रेपेजियम। तुमने फोर साइडेड ये शेप्स पढ़ी हैं, फोर साइड में और कोई शेप नहीं है जिसका एरिया पढ़ा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा चार साइड वाली ये शेप हो गई। फिर चार साइड के बाद आती है तीन साइड, वो आता है ट्राइंगल। बोलो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तीन साइड पे आ गए। तीन साइड की और कोई शेप होती है? नहीं सर। नहीं। फिर दो साइड की कोई शेप पढ़ी है फॉर्मूला जिसका एरिया का पढ़ाओ? नहीं सर। दो साइड की कोई शेप नहीं होती। आखिर में आपने जो चीज एक रेगुलर पढ़ी है वो आपने पढ़ा है सर्कल। ठीक है, फिर जी सर्कल सर। के अंदर आपने एक चीज पढ़ रखी होगी सेमी सर्कल, और एक चीज पढ़ रखी होगी क्वाड्रेंट। जी सर। आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं जिनके एरिया एंड पेरीमीटर पढ़े हुए हैं। अब क्यों नहीं किसी से पूछो भाई तुमने एरिया एंड पेरीमीटर कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, वो नहीं बता सकता हमें, क्योंकि उसने चीजों को ऑर्गेनाइज रखा ही नहीं है। मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया। पहले मैंने चार साइड वाली शेप की बात की, चार साइड वाली चार शेप है, इससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, आप चार साइड से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएं। चार साइड से शुरू किया, उससे नीचे आए तीन साइड्स, और फिर उसके बाद आए सर्कल जिसमें कोई साइड्स होती ही नहीं है। ये शेप्स हैं जी जिनके एरिया एंड पेरीमीटर आप पढ़ते हैं। जिस दिन आपको आपकी शेप्स याद रह गई, फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। हम लोगों का मसला ये नहीं कि हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते, हम लोगों का मसला ये हमें याद ही नहीं रहता हमने किन चीजों के लिए पढ़ा है ये सब चीजें। और सबसे बड़ी वजह हमने कभी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा ही नहीं। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखें, सवाल ही पैदा नहीं होता आप कभी भूल जाएं। सही है, तो इसको इस जी तरतीब से सर। रख लो, पहले चार साइड वाली शेप, फिर तीन साइड वाली शेप, और फिर सर्कल जिसमें कोई साइड नहीं होती। उसके बाद आराम से फॉर्मूले भी रिकॉल हो जाएंगे। ये लिख लो ये क्वाड्रेटिक सारी। फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर्कल जैसी कोई एरिया का कोई आएगा जैसे हाँ, क्वेश्चन? आ सकता है, आ सकता है। आप देख लेंगे इंशाल्लाह, निकल आएगा एक आध कोई सवाल। जो कुछ इसमें है उस पर फोकस करो बस, इससे ज्यादा
या इससे कम कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है, यानी कि जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो इस पेपर में मौजूद है, आप इसको मेहनत करके कर लें। ये आपने कर लिया, आपका कैम्ब्रिज तक की तैयारी हो गई। आपको ये खुद बता देगा भाई कितना आपको आना चाहिए, कितना आपको नहीं आना चाहिए, क्या चीज आप भूल गए हैं, क्या चीज आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ये सब चीजें ये सब चीजें पढ़ाने की वजह ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, हम कहने को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलकर आता क्या कुछ है, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो पढ़ा दी, वो तो एक सवाल है, दे दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व हो गया। मसला ये है कि वो इक्वेशन आती है पता नहीं किस किस चीज से जुड़कर, स्पीड टाइम डिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई आ जाएगी, रेशियो के साथ जुड़कर आ जाएगी। तो ये सब चीजें आपको जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो अब ये एक सवाल और करते हैं जल्दी से, ये आसान सा सवाल है। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। मुझे जरा बता दो ये कितनी इक्वेशंस हैं। ये जो इक्वेशन दिखी हुई है ना सवाल में, ये कितनी इक्वेशंस है तुम्हारे ख्याल में? 2। ये 2 इक्वेशंस है। अच्छा, आंसर आपको किस में देना है? डेसिमल में देना है। कितने डेसिमल में देना है? 2 डेसिमल। 2 डेसिमल। तो सबसे पहले तो ना इसको जरा तमीज का कर लो, x प्लस 7/2 है ना, तो 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 3.5। जीरो कर दिया मैंने इसको। जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि आंसर मुझे 2 डेसिमल प्लेस में देना। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। जरा बता दो कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। √5 डिवाइड बाय 2। शाबाश। बता दो भाई, √5 डिवाइड बाय 2 बता दो। 1.6। 1 पॉइंट कितनी प्लेस में बताओगी? कितनी प्लेस में बतानी है? 1.58। 1.58। 1.58। अब इनको सेपरेट कर लो जरा। x प्लस 3.50 इज इक्वल टू 1.58 और x प्लस 3.50 इज इक्वल टू माइनस 1.58। सही हुआ। अब ये 3.50 जो यहाँ ऐड हो रहा है वहां जाकर माइनस 1.58 माइनस 3.50, जरा बता दीजिए क्या आंसर बना? 2 और 1.92, मेरे हिसाब से 1.92 बना। चेक कर देना जरा। -1.9। माइनस का 1.92। ठीक है, तो माइनस का 1.92 सही है। और फिर उसके बाद ये वाले हिस्से में आ जाएं, माइनस का 1.58 और माइनस का 3.50, तो माइनस का 4.08। सही है, माइनस का 4.08। ये वैल्यूज बता, ये डेसिमल वैल्यूज सही बताई ना तुम लोगों ने मुझे? √5 डिवाइड बाय 2। सर 5.08। क्या? नहीं, √5 को 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर 1.58 था ना? जी सर। सही है। ये -4.08 नहीं होगा, -5.08 है। -5.08 होगा। अच्छा चलो सही है, -5.08। ओए होए, इस सवाल का मतलब कौन समझाएगा मुझे? या मुझे कम से कम ये टॉपिक बता दो। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या? रिड्यूसिबल। नहीं,
ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कैसे? इस पे आपने वो एक्स्ट्रा जो वैल्यू चलती है जिसमें लाइक ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। हाँ जी, इसीलिए तो हम करवा रहे हैं ना ये सब चीजें। हर चीज किताब में थोड़ी मिल जाएगी तुम लोगों को। अच्छा, अब देखो, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तुमने हालांकि, ठीक है, लेकिन सवाल को देख के समझ तक नहीं आ रहा कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल है। यानी हर कितना कुछ बताया हमने कि भाई ये पहचान है, वो पहचान है, ऐसे है, वैसे है, इतने नंबर है, उतने नंबर है, लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी जो है ये सवाल देख के समझ नहीं आ रहा कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल है। सही है। अच्छा, अब सुन लो बात। सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो सॉल्यूशन है इट इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। समझी? इतनी बात समझ में आ गई? यानी इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन सेम है मतलब इन दोनों इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू सेम है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें या दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करें, सेम आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है। सुन रहे हो मेरी? जी सर। अब तुमको करना क्या है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना, वो कह रहा है बी और सी बताओ। ठीक है, बताओ जब तुम एक इस तरह की इक्वेशन को, ये इस तरह की इक्वेशन को इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हो तो किस तरह का फॉर्मेट आता है तुम्हारे पास? किसी को तो याद होना चाहिए। जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं तो किस तरह के फॉर्मेट आता है? हैं किसी को भी नहीं याद? अगर मैं ए आपसे स्क्वायर कहूं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्वेश्चन रिपीट करना जो आपने पूछा था अभी। जब अगर अगर मैं किसी इक्वेशन को इसका कहता हूं कि फलानी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, कोई इक्वेशन, और मैंने कहा उसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, तो इसका मतलब है उसे किस शक्ल में पहुंचाना है? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर में पहुंचाना है ना। जब आप पहुंचाते हैं किसी भी चीज, किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो वो इवेंचुअली पहुंचता किस शक्ल में? क्या वो सिर्फ ए प्लस बी के स्क्वायर में पहुंचता है? बताओ वो किस शक्ल में पहुंचता है? जब किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करते हो तो वो स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद कैसी शक्ल में पहुंचता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर और फिर प्लस या माइनस करके सी होता है, कोई इंटीजर होता है। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करूंगा ना तो कुछ ऐसी शक्ल बनती है x प्लस ए का होल स्क्वायर, और लेट से प्लस बी लिख दिया मैंने, माइनस भी हो सकता है, मैंने फिलहाल ये लिखा, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा मैंने। सही है। ऐसी कुछ शक्ल पहुंचती है, ये बात सही है, ये बात से आ गई, याद आ गई। जी सर। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब आपने ये जो येलो से हाईलाइट किया ना मैंने इक्वेशन, जब इसको सॉल्व किया ना तो इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ लेकर पहुंचा? यहाँ लेकर पहुंचा। यानी ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया हो ना, x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, ये कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर से मिलता जुलता है कि नहीं है? ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, ये कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर से मिलता जुलता है। बोलो है कि नहीं है? बोलो। यस सर। सिर्फ क्या नहीं है इसके ऊपर? स्क्वायर।
स्क्वायर नहीं है। यानी पहले तो ये बात समझो कि ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को जब स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने पहुंचे या बैठे तो ये सब कुछ आया। ठीक है, ठीक जब है। आप किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो आपको ऐसे ही कुछ मिलता है ना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आप उस पे से स्क्वायर हटाते हैं। जब आप स्क्वायर हटा देते हैं तो फिर आप सॉल्व कर पाते हैं चीजों को। तो जब तुमने ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया ना, तो तुम ये एक्स प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2 तक पहुंचे और तुमने इसके स्क्वायर्स हटा दिए। समझ आ गई इतनी बात? जी सर। अब मेरी बात का ध्यान से जवाब देना जरा सोच समझ के। मैं जब किसी इक्वेशन पे स्क्वायर कंप्लीट करता हूं और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद जहां पहुंचता हूं, अगर मैं वहां पहुंच के उसको वापस एक्सपेंड कर दूं तो क्या आ जाएगा? याद है किसी को? सर आप जैसे वापस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। वापस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करो तुम्हें मैंने कल को ऐसी इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और मैं तुमसे कहूं भाई इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जरा जल्दी से बोल रहा हूं मैं, तुम इसमें 4 ऐड करोगे और 4 माइनस भी करोगे। ये प्लस का 1 पहले से मौजूद था। ये सब चीजों ने क्या बना दिया, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तुम यहां से ऑनवर्ड करते क्या थे, यहां से ऑनवर्ड -3 को वहां फेंकते थे और स्क्वायर रूट लेके एक्स की वैल्यू निकाल लिया करते थे। ठीक है, लेकिन अगर इसको वापस एक्सपेंड कर दो, इसको वापस एक्सपेंड कर दो अगर, तो ये तुम्हें कहां पहुंचा देता है ओरिजिनल सवाल पे? याद आ रही है ये बात? ये बात तो सिखाई है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन थी आपके पास। आपने जब उसका स्क्वायर कंप्लीट करके पहुंचाया ना, तो आप उसको ले आए एक्स प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2 पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया तो आप पहुंचे एक्स प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2 पर पहुंच गए। इतनी बात समझ में आ गई? सर फिर से समझा दें। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये कोई इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में मुझे नहीं पता मेरा बी क्या है और मेरा सी क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई नंबर रहे होंगे। सही है? जी। ठीक है, अब ये कोई नंबर रहे होंगे, ये क्या नंबर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश की ना, तो मैं कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, इस जगह पर। सही है, तुम कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करती हो तो इसी तरह की किसी जगह पहुंचती हो। सही है? जी। अब मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी वो जो मेरी इक्वेशन थी ना उसका बी और सी मुझे आप बता दीजिए। अब उस इक्वेशन का बी और सी बताने के लिए आपको मुझे वो इक्वेशन लाकर देनी पड़ेगी ना, तो ही आप मुझे बी और सी बता पाएंगे। इसको एक्सपैंड कर देंगे। वापस एक्सपेंड कर देंगे, यानी हमने क्या किया, वही वाली मिसाल आ गई। ये वाली एग्जाम्पल नीचे देखो जो मैंने लिखी है, ये वाली, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करता हूं तो मैं पहुंचता हूं x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 पर। सही है, अब अगर इसको एक्सपेंड कर दूं तो वापस इक्वेशन पे आ जाऊंगा ना। ये बात सही है, अगर इसको एक्सपेंड कर दूं x प्लस 2 के स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 को एक्सपेंड कर दूं तो वापस इक्वेशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर कंटिन्यू करता रहूं रूट वूट लेके तो सॉल्व कर दूंगा। सही है, सवाल तुमसे क्या कह रहा है, सवाल तुमसे कह रहा है भाई मुझे मेरी इक्वेशन वापस ला कर दो। तो इक्वेशन वापस लाकर देने का क्या मतलब है, ये जो चीज तुम लेकर आए हुए हो इसको वापस खोल दो, इसको इसके स्क्वायर स्क्वायर वापस दो, इसको वापस खोल दो, मुझे मेरी इक्वेशन वापस ला कर दो। सही है? जी सर। तो अब
हम क्या करेंगे, इसको वापस खोलने के लिए पहले इस पे स्क्वायरिंग करेंगे। अब जब इस पे स्क्वायरिंग करोगे तो इसी तरीके से स्क्वायरिंग होगी। x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5/4। इतनी बात सही हुई? ब्रैकेट तो सही खोला मैंने। जी सर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो। ये 5/4 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। या मैं डायरेक्टली देखो ऐसे करूं, सर ये मैं 7x कहाँ से आया? कौन सा 7x? ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया ना बरीला। जब तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, रुको मैं दोबारा से लिखूं। जब तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगी बेटा, तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है ना? ठीक है। जी तुम्हारा a है x प्लस 2a की जगह x, b की जगह तुम्हारे पास 7/2 है, और फिर से b की जगह 7/2 है। ये बात सही है? जी अच्छा, फिर स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर, तो रूट का 5 है तो उसका स्क्वायर करने पर तो 5 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दोगी, ठीक? जी तो क्या क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 इक्वल्स टू 5/4। ये बात सही है? जी सर। अच्छा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 28x प्लस 49, इसके होल डिवाइड में क्या आ गया, 4, और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी 5/4। यहां तक सही हुआ? जी सर। इस वाले 4 से ये वाला 4 डायरेक्टली कैंसिल कर दूं? जी सर। अच्छा, अब वहां पर क्या रह गया, 5, वो 5 यहां पर आकर 49 में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन आ गई? जल्दी बोलो, कौन सी इक्वेशन आ गई है? अरे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। पहले तो इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 या 4। 4। जब 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और वो 4 मैंने कहा 0 के पास शिफ्ट करके खत्म कर दिया। ठीक हुआ? ये बात सही हुई? ये 4 कहाँ चला गया, समझ में आ गया सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर सही तो समझ नहीं हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? सही तो समझ नहीं, आधा अधूरा समझ रहा हाँ, आधे ये दूर समझ में आएगा अभी, जरा अभी तो पहले सिर्फ इतना स्टेप बता दो, ये 4 कॉमन लेके वहां खत्म किया, ये समझ में आ गया, पहले इतना तो बता दो। सर आपने नहीं 4 को ये कॉमन लिया है ना? 4 कॉमन लिया ना मैंने 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 4 तुमने कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है ना, उसको उस तरफ 0 के पास डिवाइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो जब डिवाइड में चला जाएगा तो 0/4 का मतलब 0 हो गया ना। जी सर। ठीक है। सही है अब सर। बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि ये जो चीज है, ये जो मैं वापस येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो चीज है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है? ये कहाँ से आया है? ये दूसरे वाले इक्वेशन का सिम्प्लीफाइड वर्जन है। यानी किसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो ये आया था, सही है? जी सर। किसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो ये आया था। वो कोई इक्वेशन क्या थी,
वो कोई इक्वेशन कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। अब डेफिनेटली ये तो बड़ी अजीब तरह की इक्वेशन है ना। आपको अगर मैं वो ओरिजिनल इक्वेशन ला दूं ना, तो आप उसमें से बी और सी देखकर बता देंगे। समझ आई बात? जी सर। तो आपने कहा कि ये जो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √5/2 किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो कोई इक्वेशन लाने के लिए इसको वापस एक्सपेंड कर दो। हम जब कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, तो अगर हम ब्रैकेट को वापस एक्सपेंड करते हैं तो वो इक्वेशन वापस आती है। तो मैंने शुरू कहां से की कहानी, मैंने कहा इसको पकड़ के वापस एक्सपेंड कर दो, वो इक्वेशन खुद आ जाएगी। वही हुआ, तुमने इसको लेकर एक्सपेंड कर दिया और तुम्हें वो इक्वेशन नजर आ गई, जिसको कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते करते तुम x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2 तक पहुंचे थे। सही है। जी सर। अब जरा वो क्या कह रहा है, वो उसने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे ओरिजिनल इक्वेशन ला कर दे दो। उसने कहा उस ओरिजिनल इक्वेशन में बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है। अब जरा देखो, ओरिजिनल इक्वेशन ले आए हो तुम पूरी, उस ओरिजिनल इक्वेशन में बी की जगह क्या है तुम्हारे पास, बोलो। बी की जगह 7 है और सी की जगह 11 है। समझे बात? यानी जी इस सर। सवाल में समझने की बात क्या थी कि ये जो येलो से हाईलाइट किया है ना पोर्शन, ये क्या है, ये किसी इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के नतीजे में आने वाली चीज है। मुझे और हाँ, मुझे फर्स्ट टू थ्री स्टेप समझ में और ना उसके बाद तो सब समझ आ गया था। नहीं, पहले पहले स्टेप्स नहीं समझो, पहले लॉजिक समझो। पहले मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, ये येलो वाली चीज क्या है पहले ये समझो, ये येलो वाली चीज क्या है पहले ये समझो। ये येलो वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ये प्लस माइनस इसलिए लिखा, इसलिए वो रूट लेते हैं ना, जब हम स्क्वायर रूट स्क्वायर लगा हुआ हटाने है के लिए रूट लेते हैं ना, इसलिए लगाते हैं। ना। हाँ, ये देखो, मैंने ग्रीन से एक पोर्शन हाईलाइट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, सही है। ये है मैं किस चीज का? मैंने तुम्हें क्या बोला, ये किसी का नहीं, एक अलग से मैंने एक मिसाल दी थी। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने बैठता, तो ये एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 तक पहुंचता। किसी भी इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर सॉल्व करने बैठती हो तो ऐसी ही किसी जगह पहुंचती हो ना। जी। ठीक है। अब अगर ऐसी ही किसी जगह पहुंचती हो तो तुम इसके आगे सॉल्व कर देती हो ना इसको। इसके आगे तुम सॉल्व कैसे करती हो, इसके आगे तुम रूट लेके सॉल्व करती हो। जब रूट लेती हो तो एक्स प्लस 2 रूट से बाहर आ जाता है, इक्वल टू 3 बेचारा, ये जो एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 था, तुम इसमें क्या करती हो, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक तरफ छोड़ती हो, 3 को उस तरफ ले जाती हो, फिर रूट लेती हो दोनों तरफ। जब रूट लेती हो तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3, ऐसी ही कोई चीज आती है ना तुम्हारे पास। हाँ, ठीक है। बेसिकली। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगी, और अगर कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्यूशन कंटिन्यू करने की बजाय वापस एक्सपेंड कर देंगी तो कहाँ पहुंच जाएंगी, सॉल्यूशन पे कि वापस इक्वेशन पे? सॉल्यूशन पे। वापस अगर एक्सपेंड कर दोगी तो कहाँ पहुंचेगी, सॉल्यूशन आ जाएगा कि वापस इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगा। वापस इक्वेशन आ जाएगी। तो तो ये जो बेसिकली हम येलो वाला, एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। हाँ मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो येलो वाला पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये क्या है, कोई इक्वेशन थी जिसको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुंचे। अब वो कोई इक्वेशन पता नहीं है ना, वो कह रहा है वो कोई इक्वेशन ला दो। वो कोई इक्वेशन लाने का तरीका क्या है कि तुम इस कंप्यूटिंग स्क्वायर को कंटिन्यू करती रहो सॉल्व करना, या एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करो। एक्सपेंड कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टेप में x प्लस 7/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2 को एक्सपेंड करना शुरू किया। जब मैं इसको एक्सपेंड करते हुए पहुंचा तो मेरे पास बिल्कुल आखिर में जाकर ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। सही है। एक्सपेंड किया सॉल्यूशन को, इसको। एक्सपेंड किया ना, x प्लस 7/2 का होल हाँ, स्क्वायर में क्या लगाओगी, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगी ना, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, बस समझ गई। सही है। तो मैंने वो सब किया, मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। जैसे ही हाँ, मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई तो मैंने कहा कि भाई ओरिजिनल इक्वेशन तो उसने पूछी ही नहीं है, उसने पूछा है कि भाई जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पर बी क्या और सी क्या है, मैंने बता दिया। हाँ, सही है। सही है।
अब देखो अब ये कंप्यूटिंग स्क्वायर का एक ऐसा सवाल है जो इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी मिस हो गया मुझसे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो और हो सके तो रजिस्टर में ऐड कर लो। कंप्यूटिंग स्क्वायर के सवाल इस तरह के भी आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। कंप्यूटिंग स्क्वायर में इस तरह की मुसीबतें भी आती हैं, सिर्फ वही सब नहीं आता जो सिखाया पढ़ा है। अब ये अलग तरह का सवाल है, यूनिक सवाल है, यानी इतना यूनिक है कि मुझे याद तक नहीं है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी सेव कर लो कि इस तरह के सवाल भी आते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर के, ताकि अगर भूलो, कभी मौका मिले मुझसे दोबारा समझ लो, कभी फेस टू फेस क्लास में मौका मिले तुमको, सर वो सवाल समझाया था ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आया था, एक दफा दोबारा समझा दें। सही है, पास पेपर करवाने का मकसद ये है कि आपके सामने निकल के वो चीजें आ जाएं जो हम लोग से रह जाती हैं पढ़ाते में या पढ़ते में रह जाती हैं, भूल जाते हैं कभी पढ़ाना, बाजू का जहन में ही नहीं होता। तो फिर वो चीजें हाईलाइट कर ले, निकाल के रख लें आप पहले से, और फिर मौका लगने पे 2 बार समझ लें उसको दोबारा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए। अगर लॉजिक समझ में आ गई तो फिर तो तुमको आसान लगेगा, और अगर खुदा ना खास्ता रट्टा मारा बेटा तो हर दूसरे दिन समझने बैठोगे और हर दूसरे दिन भूलोगे। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेरा मशवरा मान लो। सर ऐसा सवाल टेस्ट में आएगा? ऐसा सवाल टेस्ट में क्यों नहीं आ सकता, लेकिन मसला ये मेरे जहन में था नहीं ये सवाल। आपने पेपर बनाया हमारा? पेपर तो मैंने ही बनाया आपका। तो आपने डाला नहीं होगा ये फिर? हाँ, तो मेरे जहन में ये भी आया ना, अगर मुझे याद आ जाता ये सवाल तो मैं यकीनन डाल देता, लेकिन पढ़ाता जरूर फिर ना, मैंने पढ़ाई नहीं एक चीज तो मेरे जहन में ही नहीं थी। सर ये नहीं पढ़ना फिर? टेस्ट के लिए तो अभी नहीं पढ़ो इतना मुश्किल सवाल, लेकिन वैसे याद रखना है ये सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का सवाल है। इस तरह का सवाल पेपर में आ जाएगा तो करोगे क्या।